गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जापान का संविधान पढ़ा। जापान के संविधान में आपने काफ़ी विशेषताएं पढ़ी हैं। जापान के विशेषताएं भी पढ़ी हैं। जापान में सम्राट भी पढ़ा है। और आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो जापान में मंत्रिमंडल, कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री है ना। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होगी। यह अनुच्छेद 65 के अनुसार क्या है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में होगी? मंत्रिमंडल में निहित बताई गई है। अपन ने जो पढ़ा है कि जापान में कैबिनेट प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? 1885 में। 1885 जो ये आपको सनवाई चीज़ है, ये आपके छोटे क्वेश्चन के द्वारा भी पूछी जाएगी। जो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपके 20-20 के नंबर क्वेश्चन आएंगे। उनमें इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, जिसका आपको कि जापान में कैबिनेट प्रथा 1885 में सम्राट के अध्यादेश के द्वारा आरंभ हुई थी। लेकिन पुराने संविधान में कैबिनेट शब्द का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया था, कहीं भी कोई चर्चाएं नहीं थी। संविधान द्वारा एक प्रकार से यह कहकर मान्यता प्रदान कर दी गई थी कि राज्य के विभिन्न मंत्री सम्राट को परामर्श देंगे। यानी सर्वोपरि किसको माना गया था? सम्राट को ही माना गया था। वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई मंत्रिमंडल की चर्चाएं, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की कोई चर्चाएं नहीं की गई है। राज्य के विभिन्न मंत्री जो भी कोई परामर्श देंगे वो किसको देंगे? सम्राट को देंगे। और उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? सम्राट ही होगा। जापान के नवीन संविधान ने कैबिनेट के प्राचीन स्वरूप में आमूल परिवर्तन करके और वर्तमान कैबिनेट का गठन संसदीय पद्धति वाले राज्यों के आधार पर किया गया। लेकिन कैबिनेट के प्राय सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं जापानी कैबिनेट में भी पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित होगी। लेकिन ये अनुच्छेद 65 के अनुसार है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यही कहा गया है कि कार्यपालिका की जो भी कोई शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित होगी। लेकिन 1885 में सम्राट के अध्यादेश के द्वारा क्या आरंभ हुआ था कि जो भी कोई कैबिनेट की कहीं कोई चर्चाएं नहीं की हुई है और जो राज्य के जो विभिन्न मंत्री हैं वो सम्राट को परामर्श देंगे और उन्हीं के अनुसार ही सम्राट ही उत्तरदायी होगा। जो भी कार्य करेगा वो सम्राट के माध्यम से ही किया जाएगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कैबिनेट का स्वरूप, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हुआ था, वो है यानागा के अनुसार कैबिनेट जापान की एक अति पुरानी संस्था है। लेकिन कैबिनेट प्रणाली का सूत्रपात वहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही किया गया था। इससे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं किया गया था। जापान में वैसे तो कैबिनेट की स्थापना 1885 की ही घोषणा द्वारा की गई थी, लेकिन 1889 में जब मेजी संविधान का निर्माण किया गया तब उसमें कैबिनेट और प्रधानमंत्री शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सन 1885 में प्रिंस ईटो, यह आपसे पूछा जाएगा ना, 1885 में प्रिंस ईटो ने पहले कैबिनेट गठित की। आपसे ये ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले कैबिनेट को गठित कब किया गया था? तो उसकी आपको है 1885 और प्रिंस ईटो ने किया था, जिसमें सरकार के 9 विभाग थे और प्रत्येक विभाग एक राज्य मंत्री के अधीन रखा गया। मेजी संविधान के अनुच्छेद 55 में केवल इतना ही उल्लेख किया गया था कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट प्रशासन की मुख्य संचालक और नीति निर्माता अंग न होकर केवल मंत्रणा देने वाली समिति के समान थी। समस्त कार्यपालिका शक्ति सम्राट में ही निहित थी और राज्य के मंत्री सम्राट को इस सत्ता के प्रयोग के बारे में सिर्फ परामर्श ही देते थे। मंत्रियों के लिए आवश्यक नहीं था कि वह डाइट के सदस्य हो। डाइट के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं था। मंत्री व्यक्तिगत रूप से सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे और सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत का पूर्ण अभाव था। यानी सम्राट के अधीन रह करके ही मंत्रियों का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक भी नहीं बताया गया है कि वह प्रतिनिधि सदन के बहुमत दल का नेता हो। क्या हो? प्रधानमंत्री विभिन्न दलों के मित्र गुटों के धनी
यानी धनिक वर्ग का और सेना की इच्छाओं के ध्यान में रखते हुए आमंत्रित चुनाव करता था। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कैबिनेट का स्वरूप कैसा था। संक्षेप में यह भी कि द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान में कैबिनेट की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। हेरल्ड जिंक ने ठीक ही लिखा है कि मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट तो थी, परंतु कैबिनेट पद्धति की सरकार नहीं थी। यानी आपने जो पढ़ा है कि कैबिनेट जापान की एक अति पुरानी संस्था है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया था। कैबिनेट का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था। वह तो केवल परामर्शदात्री निकाय था, जिसे अनेक दबावों को अधीन रह करके कार्य करना पड़ता था। तो इसलिए वह सम्राट के अधीन रह करके ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता था। सारी जो शक्ति थी वो मंत्रिमंडल सम्राट के अंदर ही निहित बताई गई है। जापानी कैबिनेट का संगठन। जापानी संविधान का 5वां अध्याय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। देश की संपूर्ण प्रशासकीय शक्ति मंत्री परिषद में निहित होगी। 5वें अध्याय में जो इसका जो चर्चा ही की गई है वो है, और मंत्री परिषद का अध्याय प्रधानमंत्री ही होगा। यहाँ पे सम्राट को नहीं, प्रधानमंत्री को ही सर्वशक्तिशाली माना गया है, तथा इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून द्वारा निर्धारित उपबंधों के अनुसार होगी। प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रीगण असैनिक नागरिकों को होने चाहिए। मंत्री परिषद अपने समस्त प्रशासकीय कार्यों के लिए डाइट के प्रति क्या होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया है। और डाइट के इस एक प्रस्ताव द्वारा डाइट के ही सदस्यों में से प्रधानमंत्री के नामांकन के कार्य के डाइट सर्वप्रथम संपादित करेंगे, और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करेगा। ठीक है। मंत्रियों की अधिकांश संख्या डाइट के सदस्यों में से ही होगी। बाहर से मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो सकती। मंत्रियों की संख्या का आधार अथवा कोई निश्चित संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, और वह समय समय पर कानून के अनुसार बदलती भी रहती है। प्राय संख्या है भी तो 16 से 20 तक मानी गई है। ये संगठन इस तरह से जापान के कैबिनेट का संगठन हुआ। जापानी कैबिनेट का कार्यकाल किस तरह से बताया गया है कि जापान का कैबिनेट का कोई निश्चित अवधि नहीं है। वह डाइट के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थन तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है। यदि निचले सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है तो कैबिनेट को 10 दिन के भीतर या तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए अथवा प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए एवं देश में दोबारा निर्वाचन कराना चाहिए। जब कैबिनेट को त्यागपत्र देना होता है तो वह दोनों सदनों के अध्यक्षों को इस बात को लिखित सूचना देगा कि यह सूचना प्राप्त होने पर डाइट नए प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से जापान के कैबिनेट का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं बताया गया है। कैबिनेट की कार्य करने की प्रणाली किस तरह से है। कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री को माना है। कैबिनेट का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही सरकार का केंद्रीय कार्यकाल होगा। इस कार्यकाल का मुख्य संचालक कैबिनेट सचिवालय का निर्देशक होगा और इसकी सहायता के लिए उप निर्देशक होते हैं। सचिवालय कैबिनेट की सभाओं का कार्यक्रम तैयार करता है और आवश्यक पत्र तैयार करता है और अन्य मामलों प्रबंध करता है। कैबिनेट की बैठकों में साधारणतः सप्ताह में 2 बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सरकारी भवन में ही होती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री सभापति करता है। कैबिनेट की बैठक के लिए कोई गणपूर्ति निश्चित नहीं है। कैबिनेट के वाद विवाद गोपनीय होते हैं और कार्यवाही प्रकाशित नहीं की जाती है। कैबिनेट मंत्रियों के अधीन उप मंत्री भी होते हैं, ये सरकारी अधिकारी ही होते हैं। यानी आप कैबिनेट के कार्य की जो प्रणाली है वो इस तरह से बताई गई है कि कैबिनेट का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा और कार्यकाल है वो सारा सरकार के केंद्रीय कार्यकाल के अधीन रह करके किया जाएगा। और यह कार्यवाही प्रकाशित नहीं की जाएगी कि कैबिनेट के मंत्रियों को अधीन उप मंत्री भी होते हैं और ये सरकारी ही अधिकारी बताए गए हैं। कैबिनेट की शक्ति तथा कार्य, कैबिनेट की शक्ति तथा कार्य है ये अपन उस पर कल चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज आपने जो पढ़ा है वो है जापान में मंत्रिमंडल या अर्थात
प्रधानमंत्री। यानी जापान में कैबिनेट का संगठन किस तरह से और जापान में कैबिनेट का कार्यकाल क्या बताया गया है, कैबिनेट की कार्यप्रणाली कैसी है।